रविवार की एक शाम भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं रामलाल, माधव और कैलाश उपाध्याय। गरम गरम अदरक वाली चाय की चुस्की लेते हुए बातें चल रही थी। ऐसे में चाय की दुकान पर आया एक नौजवान लड़का। चाचा, कैसे हैं आप? रामलाल, माधव, भोलू जी, सब कैसे हैं? सबने एक साथ देखा तो सबके चेहरे खिल उठी। वो आवाज अनुज की थी। अनुज, तुम आए? तुम्हारे पापा ने मुझे फोन पे सब बता दिया था। पापा ने तो फोन पर सब बता ही दिया है। हाँ, उनके पैर में तो चोट लगी थी। अब वो ठीक तो है ना? अब पहले से काफी बेहतर है। उनका खुद का आने का बहुत मन था, लेकिन डॉक्टर ने ज्यादा चलने फिरने से मना किया है, इसीलिए नहीं आ पाए। बिल्कुल सही किया। और उनसे तो मेरी फोन पर बात हो ही गई थी। मैंने तभी कहा था बेटे को इतनी दूर से न्योता देने मत भेजना, पर सुना नहीं। आप दोनों की दोस्ती तो आज की नहीं है, बचपन से देख रहा हूं। और भोलू जी, रामलाल, माधव, आप सबको आना ही होगा। इसके बाद और भी बातें करके अनुज चला गया। तो तैयार हो जाओ सब शादी में जाने के लिए। अगले रविवार हम अनुज की शादी में रायगढ़ जा रहे हैं। देखते ही देखते रविवार आ गया। कैलाश, माधव, रामलाल जा पाए, पर भोलू की ससुर की तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं जा पाया। बीजापुर से बास में बैठकर वो लोग जब रायगढ़ पहुंचे तब सूरज डूबने वाला था। बस स्टैंड से कैलाश अपने दोस्त के घर पहुंचा और देखा कि वहां बहुत भीड़ है। सबके चेहरे पर खुशी की लहर थी। कैलाश को देखते ही उसका दोस्त बिरजू आकर उसे गले लगने चला। अरे, क्या कर रहा है? तेरा पैर पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ अभी। तू आया? तुम लोग भी आए? ये देखकर सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो न्योता देने भी नहीं जा पाया। अरे, इस जमाने में ये सब कौन मानता है? तू अगर बेटे को नहीं भी बेचता तब भी मैं आता। तेरे साथ मेरा ऐसा रिश्ता है, हम तो बचपन के यार हैं। मैंने शादी नहीं की तो क्या? तेरे बेटे की शादी मतलब मेरे बेटे की ही शादी। वो तो है। ये कहकर बिरजू और कैलाश, दो पक्के दोस्त, गले मिलते हैं। माधव और रामलाल को उन दोनों की दोस्ती देखकर बहुत सुकून मिलता है। इस समय भला कितनों के बीच ऐसा रिश्ता देखने को मिलता है। चलो चलो, अंदर चलो। इतनी दूर से आए हो, पहले जाकर कुछ खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर बाकी सब बातें होंगी। सब घर के अंदर जाते हैं। सबसे मिलना जुलना होता है। देखते ही देखते शादी के दिन बीत जाते हैं। घर लौटने का दिन आ जाता है। कैलाश, कुछ दिन और नहीं रह सकता था? नहीं रे, स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो गई। नहीं रुक पाऊंगा, पर फिर आऊंगा। निकलने में भी कितनी देर हो गई। मैं तुम लोगों को बस स्टैंड तक छोड़ आता हूं। नहीं नहीं, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर अभी कितने लोग हैं, रास्ता तो पहचानता ही हूं। ठीक चला जाऊंगा। अच्छा, संभल कर जाना और पहुंचकर खबर देना। बस स्टैंड पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो जगह सुनसान है, कोई कहीं नहीं है। ओ भैया, सुनिए, बीजापुर जाने वाली बस। बीजापुर जाना है? पर बीजापुर की बस तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकल गई।
अब और कोई बस तो नहीं है आज? मास्टर जी, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब क्या करें? आप एक काम कर सकते हैं, इस बगल वाले रास्ते से चले जाइए, नदी के घाट पहुंच जाएंगे। नदी पार करते ही नक्शी घाट है, वहां से बीजापुर के लिए बहुत सारी बस मिल जाएंगी। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। चलो चलो, जल्दी चलो, वरना घाट पहुंचकर मांझी भी नहीं मिलेगा। उसको धन्यवाद देकर वो तीनों उस रास्ते पर निकल पड़े। उन्हें वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, पर पहुंचकर देखा वहां भी कोई नाव नहीं है। नदी का घाट पूरा सुनसान है। मास्टर जी, यहां तो कोई नाव नहीं है, अब क्या करेंगे? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, क्या करूं? अरे वो देखो, एक नाव जा रही है, उसे छोड़ना नहीं है। हाँ हाँ, सही में। ओ मांझी भाई, सुनते हो? इधर आओ, हमें जाना है। कैलाश की पुकार सुनकर मांझी ने पीछे मुड़कर देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, पुराना एक धोती पहना। उसकी आंखें जैसे लगातार किसी को ढूंढ रही हों, स्थिर नहीं थी। भैया, हमें नक्शी घाट तक पहुंचा दोगे? ज्यादा पैसे लगेंगे तो भी देंगे हम। ज्यादा पैसों की बात सुनते ही मांझी की आंखें चमक उठी। ज्यादा पैसे मिलेंगे? क्यों नहीं जाऊंगा, आइए, मुझे पैसों की बहुत बहुत जरूरत है। माधव, रामलाल, देर मत करो, फटाफट चले आओ। कैलाश के बाद रामलाल और माधव भी नाव पर चढ़ गए। नाव कुछ दूर बहते ही रामलाल ने एक सवाल पूछा। मांझी भाई, क्या आपका नाम संतोष है? बिल्कुल सही, आपको कैसे पता? मैं ही संतोष हूं। मुझे ना सब पागल कहते हैं। आप ही बताइए, क्या मैं पागल लगता हूं? माधव, रामलाल और कैलाश ने एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तुम रहते कहां हो? मेरा तो घर पास में ही है। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा वो अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी, पर मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरे पास ही रहेगी। क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को? संतोष ने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं, तब भी वो वही बात कह रहा था। मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर संतोष अजीब तरह से हंसने लगा। संतोष का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये समझने में बाकी तीनों को जरा भी देर नहीं लगी। ऐसे में आसमान में बिजली गरज उठी। बूंद बूंद करके बारिश गिरने लगती है। एक और मुसीबत आन पड़ी। बस भी नहीं मिली, जैसे तैसे नाव मिली तो बारिश शुरू हो गई। तेज हवा चलने लगती है, पर संतोष पर जैसे इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। बारिश लगता है और बढ़ेगी। नक्शी घाट पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। अभी बारिश में भीगेंगे तो तबीयत खराब होना तय है। बिल्कुल सही कहा। आज रात कहीं रहने का कोई इंतजाम करना ही होगा। लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। तो अब क्या करेंगे? कैलाश संतोष से कहता है।
तेज बारिश आ रही है। आज रात को रहने का कोई इंतजाम कर सकते हो? संतोष बाकी तीनों को कुछ देर देखकर सिर खुजलाते हुए बोला, मेरा घर थोड़ी दूरी है, वहां रहेंगे क्या? संतोष से ऐसी बात सुनने की उम्मीद उन तीनों में से किसी को नहीं थी। लेकिन इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? क्या परेशानी होगी? मेरी बेटी बहुत खुश होगी, उसे लोग बहुत पसंद है। उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। क्यों? आपकी बीवी? वो खो गई है। संतोष की आंखों में आंसू चमक उठे। अच्छा, तुम्हारे घर ही चलो, तुम्हारी बेटी से हमारी भी मुलाकात हो जाएगी। खुश होकर संतोष नाव चलाने लगा। बारिश की रफ्तार और बढ़ गई थी। कुछ देर में संतोष की नाव एक पुराने टूटे हुए घाट पर रुकी। अंधेरा रास्ता, लग रहा था कि यहां लोगों का चलना बहुत कम है। संतोष आगे आगे, कैलाश, माधव, रामलाल उसके पीछे चल रहे हैं। रामलाल ने कहा, मास्टर जी, क्या आपको लगता है इस तरफ कोई घर हो सकता है? इस आदमी का दिमाग भी सही नहीं है। मैंने जितना समझा है, और कुछ हो ना हो, ये आदमी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। चलो देख ही लेते हैं। शायद पैसों की कमी के लिए इलाज नहीं कर पा रहा। अगर कुछ मदद कर सकूं। आप तो मदद करेंगे ही। हमारे बीजापुर के कितने लोगों की आपने चुपचाप मदद तो किए ही जा रहे हैं। तब तक संतोष एक अंधेरे खंडर जैसे घर के सामने आकर रुका। ये लो, मेरा घर आ गया। इस जगह पर एक लड़की अकेली कैसे रह रही है, यही बात उन तीनों के मन में चल रही थी। क्या इस घर में सच में कोई है? कैलाश कुछ कहने ही वाला था कि तभी संतोष बोला, आइए आइए। बेटी देख, तुझसे मिलने कौन आए हैं। तेरी तबीयत खराब सुनकर नहीं रह पाई। तू कहती थी ना कि हम गरीब हैं, इसीलिए हमारे घर कोई नहीं आता। ठीक उसी वक्त एक भयानक सड़ी हुई बदबू तीनों की नाक से टकराई। देखिए हमारी बेटी को, ये यहां देखिए। अंधेरे में तो कुछ सही से दिख ही नहीं रहा है। उफ, कितनी भयानक बदबू है। रुको, मैं माचिस जला रहा हूं। कैलाश ने माचिस जलाते ही एक खौफनाक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। कमरे के अंदर दो सड़ी गली लाशें पड़ी थी, एक आदमी की और एक छोटी बच्ची की। देखा मेरी बेटी को, अभी वो सो रही है। बेटी देख, तुझसे कौन मिलने आए हैं। लेकिन संतोष किसी को दिखाई नहीं दी। बस कहीं से उसकी आवाज गूंज रही थी, माधव, रामलाल, जल्दी चलो यहां से। बाहर निकलकर सब लोग नदी की तरफ दौड़ने लगे। मेरी बेटी से मिलकर चाहिए, ऐसे मत चाहिए। पीछे से संतोष की आवाज गूंजती हुई आ रही थी। दौड़ते हुए वो नदी के घाट जब पहुंचे, पर वहां का मंजर देखकर डर के मारे वो कांप उठे। कहा था ना मेरी बेटी से मिलकर जाइए। बेटी देख, ये तुझसे मिलने आए हैं।
हाँ? ऐसा खौफनाक दृश्य वो ज्यादा देर सहन नहीं कर पाए। होश खोकर जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वो नदी के किनारे पड़े थे। सामने कुछ लोग खड़े थे। नदी के किनारे जाते वक्त लोगों ने 3 अनजान आदमी को इस हालत में देखकर उन्हें जगाया। कैलाश ने उन्हें पिछली रात की पूरी कहानी सुनाई। उनमें से एक ने बताया, संतोष अपनी बेटी के साथ उसी घर में रहता था। साल भर पहले एक बीमारी से उसकी बेटी गुजर गई। उसने अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की पर नहीं बचा पाया। बेटी की मौत ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया। पागल सा हो गया था वो। कुछ दिन बाद संतोष भी कहीं लापता हो गया। सुना है वो नदी में डूबकर मर गया। अक्सर गहरी रातों में संतोष को उसके नाव के साथ नदी में देखा गया है। बेटी को खोकर संतोष की आत्मा आज भी दुखी है, पर अब भी अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता है। एक पिता का प्रेम। उस रात के खौफनाक यादें लेकर तीनों बीजापुर की तरफ निकल पड़े।